So good morning students. Today we will deal with a chapter of your book, chapter number 5, and our topic is mineral and resources. In this chapter we are going to discuss what are elements which are present on earth's crust, है ना? And if we talk about the earth as a whole, अगर हम बात करते हैं अर्थ एज ए होल की, तो कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है. सो स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट अगर हम बात करते हैं, है ना, तो अर्थ की क्रस्ट पे सबसे ज्यादा आप क्या मिलता है? ऑक्सीजन इज अब्यूटेंट, है ना. पहले आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर एक चार्ट पढ़ा होगा कि जो अर्थ एज ए होल की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है कि बताया जाता था कि 21% जो है वो वहां पर ऑक्सीजन होती है, 1% जो है वो क्या रहता है? अदर गैसेस रहती हैं. इसके अलावा 78% जो है वो क्या रहता है यहाँ पर? नाइट्रोजन. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं अर्थ एज ए होल की, तब क्या होता है? नाइट्रोजन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है. अगर हम बात कर रहे हैं अर्थ के क्रस्ट की, तो क्रस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है. ओके, however we see earth as a whole, then nitrogen is abundant, that is a 78%. अगर हम whole earth की बात करें तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा देखने को मिलती है. मेजर एलिमेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर हम अर्थ की क्रस्ट पर जो मिनरल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अगर हम देखें तो क्या है? देखिए, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, उसके बाद सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, ओके, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड अदर्स. तो ये आपको जो सीक्वेंस है इन मिनरल्स को ध्यान में रखना है कि अर्थ की क्रस्ट पे कौन कौन से मिनरल्स हैं और कौन कौन से मिनरल्स कम पाए जाते हैं. अब हमने पढ़ा मिनरल्स. क्या है ये मिनरल्स? व्हाट आर द मिनरल्स? ओके, सो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. देखिए, हम नहीं बनाते हैं, है ना, मिनरल्स को हम नहीं बनाते हैं. ये क्या होता है? नेचुरली अकरिंग होता है. ये ऑर्गेनिक जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि डेड प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, इन सारी चीजों से ये बनता है. इसके अलावा इनऑर्गेनिक जैसे कि रॉक्स हो गई, ठीक है, सॉइल हो गया, तो इन सारी चीजों से, इनऑर्गेनिक जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उससे ये सारे मिनरल्स जो है वो बनते हैं. एंड ऑर्डरली एटॉमिक सब्सटेंस, इन मिनरल्स का एक ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, फिक्स स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट जो होता है वो अपने मॉलिक्यूल्स का इंडिविजुअली एक स्ट्रक्चर के अंदर रहता है. जिस तरीके से वो अरेंज होंगे, इंडिविजुअली अरेंज्ड होंगे क्रिस्टल्स उनके, उसी बेस पे उनका जो स्ट्रक्चर है वो बनता है. ठीक है, उसके बाद डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन से ये बने होते हैं, कोई ना कोई कंपोजिशन इसके अंदर होती है. फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. अब आगे अभी टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग कि क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी होती हैं. ठीक है, कंपोज्ड बाय ऑफ टू और टू मोर एलिमेंट्स. ठीक है, कई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मिनरल्स होते हैं जो सिंगल एलिमेंट से बने होते हैं. कई ऐसे होते हैं जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बने होते हैं. बट समटाइम्स सिंगल एलिमेंट्स मिनरल, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सल्फर हो गया, ये सिंगल एलिमेंट से बना होता है. कॉपर सिंगल एलिमेंट से बना होता है. सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल एलिमेंट सब्सटेंसेस. ओके, क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो क्या रहता है? एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म. सबसे पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म. इनके अंदर क्या होता है? डिटरमाइंड बाय इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. किसी भी मिनरल्स के जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरीके से अरेंज हैं, इस पे डिपेंड करता है कि उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा होगा. ठीक है,
अब देखिए कई स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं आप लोगों को, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पर कोई ट्रायंगल में देखने को मिल रहा है, कोई सर्कल में देखने को मिल रहा है, कोई रेक्टेंगल में सिलेंड्रिकल शेप के अंदर देखने को मिल रहा है, कोई पेंटागन होता है, कोई प्रिज्म होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, ये अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये किस पे डिपेंड करते हैं, इनके जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है ना, उसके बेसिस पे ये डिपेंड करता है कि ये जो आउटर स्ट्रक्चर है इसका कैसा होगा। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, प्रिज्म, किसी भी शेप में हो सकता है। कैसे डिसाइड होगा, उनके जो इंटरनल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसे हो रखा है। ठीक है, तो उस पर ही डिपेंड करता है उसका स्ट्रक्चर। इसके बाद में आती है बारी क्लीवेज की। क्लीवेज सेकेंड प्रॉपर्टी होती है टेंडेंसी टू ब्रेक इन गिवन डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग रिलेटिवली प्लेन सरफेसेस। अगर हम किसी भी मिनरल को है ना ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल प्लेन से सरफेस के अंदर कट हो रहा है यहाँ पर बिल्कुल प्लेन सरफेस में कट, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्लीवेज। क्या कहेंगे, क्लीवेज कहेंगे। ओके, अगर हम बात करते हैं फ्रैक्चर की, अदर फिजिकल प्रॉपर्टी है क्रिस्टल ब्रेक इन एन इनरेगुलर मैनर, है ना, नॉट अलोंग प्लेन्स ऑफ द क्लीवेज। अगर कोई भी मिनरल है अगर उसको ब्रेक किया तो वो ये इनरेगुलर मैनर के अंदर ब्रेक होगा। ठीक है, यानी कि जैसे कि क्लीवेज के अंदर बिल्कुल प्लेन सरफेस होता है, प्लेन सरफेस नहीं होगा। ये देखिए कैसे हो रहा है, ये देखिए दिख रहा है आपको, है ना, तो ये इररेगुलर मैनर के अंदर ब्रेक होगा, तो इसी को हम क्या कहेंगे, फ्रैक्चर कहेंगे। क्लियर हो गया ना। लस्चर, लस्चर क्या है, अपीयरेंस ऑफ मटेरियल विदाउट रिगार्ड टू कलर। ठीक है, अब देखिए अपीयरेंस यानी कि कोई भी मिनरल है वो दिखता कैसा है, उसकी अपीयरेंस कैसी है। कई ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा शाइनी होते हैं, है ना, कोई होते हैं मैट फिनिशिंग के होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डायमंड है, डायमंड को आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा शाइनी होता है ना, तो वही सारी चीज क्या है, उसे हम क्या कहेंगे, अपीयरेंस को लस्चर बोला जाता है। स्टीक, नाउ अदर इज स्टीक, कलर ऑफ ग्राउंड पाउडर ऑफ एनी मिनरल, है ना, अगर किसी भी मिनरल को हम लोग ब्रेक करते हैं, उसको ग्राउंड पाउडर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो वो जो कलर आता है ना उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रीक कहेंगे। कलर को नहीं कहेंगे, जो पाउडर है उसी को हम लोग स्ट्रीक कहते हैं। ठीक है, तो मेलासाइट है जैसे कि ग्रीन होता है दिखने के अंदर, और उसका जो स्ट्रीक होता है वो भी ग्रीन होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर मिनरल जो है ब्रेक डाउन करने के बाद में उसका सेम कलर आए। फॉर एग्जांपल जैसे कि फ्लोराइट है, फ्लोराइट दिखने में कैसा होता है, ग्रीन होता है, बट इसका जो स्टीक अगर हम देखेंगे तो वो कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। ये देखिए ये आपका फ्लोराइट है, जिसको कि कन्वर्ट करने के बाद में ये किस शेप में दिखता है, व्हाइट शेप में दिखता है, कलर में दिखता है। उसके बाद जो फिजिकल प्रॉपर्टी आती है दैट इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वहां से मैंने लाइट पास करी, है ना, वो कितनी परसेंट लाइट जो है वो उससे पास हो गई, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। लाइट्स एबिलिटी टू पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट, कि कितना परसेंट जो है वो लाइट वहां से पास हो गया। जैसे मिरर है, मिरर से 100% लाइट जो है वो पास हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कई अदर ऑब्जेक्ट्स की, जैसे बटर पेपर होता है, वहां से वो लाइट जो है पूरी पास नहीं हो पाती, तो कितनी लाइट जो है वो पास हो रही है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, लाइट रेज पासेस थ्रू बट गेट डिफ्यूज, है ना, यानी कि लाइट जो है यहाँ से जो पास हुई वो यहाँ तक क्या हो गई, बहुत लेस पहुंची, कम पहुंची, डिफ्यूज्ड पहुंची। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बटर पेपर है, बटर पेपर से लाइट पूरी तरीके से पास नहीं हो पाती, तो वो क्या होगा, ट्रांसल्यूसेंट होगा। ओपेक, ओपेक्यू क्या होता है कि लाइट विल नॉट पास एट ऑल, लाइट जो है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो उस लाइट को क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, तो उसकी वजह से लाइट पास नहीं हो पाती है ऑब्जेक्ट से। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेटल हो गया, मेटल से लाइट पास होती है क्या, मेटल हो गया, वुड हो गया। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स किसके एग्जांपल्स हो गए, आपके ओपेक के एग्जांपल्स हो गए। देन सेकंड प्रॉपर्टी इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल क्रिस्टल। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि जो इंटरनल
जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंडिविजुअल क्रिस्टल्स का अरेंजमेंट है ना, वही डिसाइड करता है कि उस मिनरल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ओके, तो इंडिविजुअल पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल क्रिस्टल्स दैट इज डिसाइड स्ट्रक्चर। उसके बाद हार्डनेस की बात करते हैं। हार्डनेस इन द सेंस रिलेटिवली रेजिस्टेंस, जैसे कि कोई भी एक मेटल है ना, कोई भी मेटल है, उसको मैंने हैमर से मारा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको टूटने में टाइम लगेगा, है ना। क्यों टाइम लगेगा, इसका जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो क्या है, कम है ना, लेस है। ओके, तो यहाँ पर अब सॉल्ट क्रिस्टल ले लिया मैंने, फॉर एग्जांपल सॉल्ट का क्रिस्टल ले लिया। सॉल्ट क्रिस्टल को अगर मैंने हैमर से मारा तो वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, उसका रिलेटिवली फोर्स ज्यादा है। तो इसका जो भी होती है प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, कुछ मिनरल्स हार्ड होते हैं, कुछ मिनरल्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, ये सारी चीजें हैं। देन वी विल टॉक अबाउट स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या मतलब होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इन द सेंस weight of a given object है ना upon weight of an equal volume of water, displaced water। अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ना, उसका वेट है 1 kg, उसका वेट है 1 kg, उसको मैंने वाटर बॉडी में डाला, ठीक है। वाटर बॉडी में अगर मैंने उसको डाला तो यहाँ पर क्या करेगा, वो वाटर को डिस्प्लेस्ड करेगा, ठीक है, वाटर को डिस्प्लेस्ड करेगा। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और कितना वाटर उसने डिस्प्लेस्ड किया, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलेंगे। क्लियर। अब देखिए कुछ मिनरल्स की हम लोग बात कर लेते हैं। सब मिनरल्स, फॉर एग्जाम्पल फिल्डस्पार। फिल्डस्पार जो मिनरल होता है वो कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन से बना होता है, वो सिलिका और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ओके, प्रेजेंट ऑन हाफ ऑफ द क्रस्ट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्रस्ट पे उसकी प्रेजेंट की, तो आधे से ज्यादा जो है यहाँ पर फिल्डस्पार पाया जाता है क्रस्ट में। यूज्ड इन सिरामिक एंड ग्लास मेकिंग, ठीक है, इन इंडस्ट्रीज के अंदर काम में लिया जाता है जहाँ पे सिरामिक और ग्लास मेकिंग का काम होता है, ठीक है। तो उन इंडस्ट्रीज के अंदर इसको यूज लिया जाता है और ये इस तरीके का होता है, ये रॉ मटेरियल है, ठीक है। प्रोसेसिंग के बाद में ये डिफरेंट हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फिल्डस्पार कहते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज सिलिका से मिलके बना होता है एंड रेडियो प्लस रडार मेकिंग के अंदर इसको यूज में लिया जाता है। इसके अलावा कंपोनेंट है, ये किस किस का कंपोनेंट होता है, सैंड एंड ग्रेनाइट का कंपोनेंट होता है और ये दिखने में इस तरीके का होता है। केमिकल कंपोजिशन यूजेस ये आपको ध्यान रखने हैं। देन पैरोक्सीन इज प्रेजेंट 10% ऑफ द क्रस्ट, ठीक है। अपनी जो क्रस्ट है वहां पर कितना प्रेजेंट है, ये 10% ये प्रेजेंट होता है। कॉमन इन मेट्रॉइड्स, आप लोग देखते हैं जो शूटिंग स्टार्स होते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर ये ज्यादातर देखने को मिलता है। अब ये देखिए किसी सिंगल मिनरल से नहीं बना होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि कई ऐसे मिनरल्स होते हैं जो एक से ज्यादा एलिमेंट्स से बने होते हैं। तो ये किन किन से बना हुआ है, देखिए आयरन, सिलिका, कैल्शियम, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। ये दिखने में इस तरीके का होता है, ये सारा रॉ मटेरियल्स होता है बेटा। ये रॉ प्रोसेसिंग के बाद में ये अलग तरीके के दिखते हैं। मैम वॉल्यूम कम करिए, एम्फीबोल 7% ऑफ द क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट में कितना प्रेजेंट है, ये 7% प्रेजेंट होता है। हॉर्नरेबल हॉर्नब्लेंड इज ए फॉर्म, ठीक है, हॉर्नब्लेंड जो है उसका एक फॉर्म होता है। इसके अलावा ये किन किन कंपोजिशन से बना होता है, केमिकल कंपोजिशन से बना होता है, ये है सिलिका, आयरन, एल्युमिनियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। देखिए रॉ मटेरियल जो होता है ना, ये इस तरीके का दिखता है इसके अंदर, और आफ्टर प्रोसेसिंग ये इस तरीके का नजर आता है। ओके, देन वी विल टॉक अबाउट माइका।
माइका अर्थ की क्रस्ट पर कितना परसेंट होता है? 4% होता है। ये ज्यादातर आप लोगों को झारखंड वाले एरियाज के अंदर, रॉक एरियाज के अंदर देखने को मिलेंगे काफी ज्यादा, है ना। इन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर ये काफी ज्यादा पाए जाते हैं। किस में यूज होते हैं? ये होते हैं इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर यूज होते हैं। ओके, और इसके अलावा रोड बिल्डिंग के अंदर जितने भी जो ग्लिटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो माइका ही होता है। ये इस तरीके का दिखता है। इसके बाद हम अदर मिनरल की बात करेंगे, दैट इज ओलिवाइन। ओलिवाइन जो होता है वो ज्वेलरी मेकिंग के अंदर यूज किया जाता है और बेसाल्टिक रॉक्स के अंदर ये पाया जाता है। और ये देखिए इस तरीके से रॉक मटेरियल इस तरीके से पाया जाता है और आफ्टर प्रोसेसिंग ये देखिए कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, इस तरीके से दिखता है। और ये ज्वेलरी के अंदर इसी वजह से इसको काम में लिया जाता है। प्रीसियस मेटल मिनरल्स की अगर हम बात करें तो आप लोगों को सबको पता है कि प्रीसियस मेटल मिनरल्स कौन कौन से होते हैं। दैट इज गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, है ना। ये सारे प्रीसियस मेटल्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गया, ये सिल्वर इस तरीके का होता है, प्लेटिनम जो है वो इस फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिलता है। Now we'll talk about ferrous metals। फेरस मेटल्स क्या होते हैं? फेरस मेटल वो होते हैं जिसके अंदर की आयरन का कंटेंट हो, ठीक है। आयरन कंटेंट होता है दोज विच हैव आयरन कंटेंट, है ना। फॉर एग्जांपल आपका आयरन खुद अपने आप में हो गया, मैग्नीशियम हो गया। नॉन फेरस क्या होते हैं? नॉन फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सल्फर हो गया, फॉस्फेट हो गया। अब देखिए इसका डिफरेंस देख लेते हैं। फेरस मेटल एंड नॉन फेरस मेटल्स के अंदर क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं? फेरस मेटल कंटेन आयरन एज ए कंपोनेंट। यस, यू विल नो वेरी वेल कि जो फेरस मेटल्स होते हैं उसमें आयरन कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है। नॉन फेरस मेटल के अंदर आयरन कंटेंट नहीं होता। सेकेंड इज ऑल एक्सेप्ट स्टेनलेस स्टील आर कोरोसिव। इसके जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें जंग जल्दी लगता है, आपको पता है, ठीक है। और यहाँ पर नॉन कोरोसिव्स होते हैं। जो नॉन फेरस मेटल्स होते हैं उसके अंदर आयरन कंटेंट नहीं होता, उसकी वजह से यहाँ पर जंग नहीं लगता। शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ऑब्वियसली अगर आयरन कंटेंट है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होगी इसके अंदर। डू नॉट हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इसमें आयरन नहीं होने की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। इसके अलावा नॉट मच एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई सप्लाई। देखिए आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि जिसकी सप्लाई ज्यादा होती है ना, जिसकी सप्लाई ज्यादा होती है वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, जिसकी सप्लाई कम होती है वो ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा सप्लाई होने की वजह से ये एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। यहाँ पर रिड्यूस सप्लाई होने की वजह से, लेस सप्लाई होने की वजह से ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इसके बाद मोस्ट आर हैवी वेट मेटल्स। अब देखिए यहाँ पर आयरन है इसके अंदर, तो आपको पता है कि जो वेट होगा वो काफी ज्यादा हैवी होगा। मोस्ट आर लो वेट मेटल्स, और इसमें नॉन फेरस के अंदर क्या होते हैं? लेस वेट वाले मेटल्स पाए जाते हैं। देन नॉन मेटल्स कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये सारे जो है वो क्या है? नॉन मेटल्स होते हैं। ये किसी भी तरीके का मेटल कंटेन नहीं करते हैं। एग्जांपल्स ध्यान में रखने हैं आपको। अब हम बात करेंगे मिनरल्स जो कि डिफरेंट रॉक्स के अंदर जो पाए जाते हैं। देखिए मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। जैसे कि कौन कौन सी रॉक्स के अंदर मिनरल्स मिलते हैं? मोस्टली इग्निशियस हो गई, सेडिमेंट्री हो गई, मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गई, ठीक है। इन्हीं रॉक्स के अंदर ही हमें सारे मिनरल्स जो है वो मिलते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे इग्निशियस रॉक की। तो इग्निशियस रॉक मेड ऑफ लावा, है ना, मैग्मा, नोन एज प्राइमरी रॉक्स। देखिए जब भी कोई भी जो मैग्मा है वो बाहर आता है, ठीक है, बाहर आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर आके सॉलिडिफाई हो गया, तो ये क्या हो गया? ये कौन सी रॉक होगी? ये इग्निशियस रॉक होती है, ठीक है। ये देखिए दिखने में इग्निशियस रॉक इस तरीके की होती है, ये प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है इसको, ओके। इंट्रूसिव
जो कि आप देखेंगे कि जो सॉलिडिफाई होता है वो मैंने आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर भी बताया था कि ये इनसाइड द क्रस्ट भी काफी बार हमारी जो सॉलिडिफिकेशन है वो होता है, मैग्मा अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। कई लैंडफॉर्म्स भी बनते हैं इससे, तो ये इंट्रूसिव भी होता है एंड एक्सक्लूसिव भी होते हैं रॉक्स आउटसाइड, जो बाहर आके ठंडे हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव। अब इसके अंदर देखिए, इसको पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन इसका पढ़ लेते हैं। इग्निशियस का मतलब क्या होता है? इग्निस जो है वो वर्ड है लैटिन जिसका मतलब होता है फायर। ओके, व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाई इट इज कॉल्ड इग्निशियस रॉक। जब मैग्मा कूल हो जाता है, ठंडा होकर सॉलिडिफाई हो जाता है, तब हम उसको क्या कहते हैं? इग्निशियस रॉक कहते हैं। द कूलिंग कैन बी ऑन द अर्थ क्रस्ट और इनसाइड इट, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। अब देखिए, जो कूलिंग होता है ना, उस जो कूलिंग होता है वो डिपेंड करता है कि क्रस्ट के अंदर है ना, या क्रस्ट के बाहर हुआ है, धीरे सॉलिडिफाई हुआ है, या बहुत टाइम लगा है सॉलिडिफाई से। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो क्लासिफाई की जाती हैं ऑन बेस ऑफ टेक्सचर, ठीक है। अब देखिए क्या है टेक्सचर के अंदर। इफ मोल्टन मटेरियल कूल्स स्लोली एट ग्रेटर डेप्थ, अगर कोई भी मटेरियल है वो मोल्टन मटेरियल है वो ठंडा होता है बहुत धीरे धीरे और ग्रेटर डेप्थ के अंदर, काफी ज्यादा गहराई के अंदर ना, मिनरल्स ग्रेन्स में भी वेरी लार्ज, तो उसके जो ग्रेन्स होंगे वो क्या होंगे? बहुत बड़े होंगे। अब यहाँ पर देखो, इसके अंदर देखिए और इसमें देखिए, ये देख रहे हैं आपको ग्रेन्स, यहाँ पर ग्रेन्स देखिए कहीं नजर नहीं आ रहे हैं आपको, ठीक है। इसका मतलब है कि ये बाहर सॉलिडिफाई हुआ है और जल्दी सॉलिडिफाई हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये ग्रेन्स आपको बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ है कि ये काफी टाइम से सॉलिडिफाई हुआ है और काफी डेप्थ में सॉलिडिफाई हुआ है, ठीक है। तो ये जो टेक्सचर के बेसिस पे जो क्लासिफाई किया गया है उसको समझना। इफ इट कूल सडनली, ठीक है, अगर ये जो मोल्टन मटेरियल है वो बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है, इट वुड बी स्मॉल इन ग्रेन साइज, ठीक है। तो इसके जो ग्रेन के साइज होंगे वो क्या होंगे? काफी ज्यादा छोटे होंगे अगर ये जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है, बाहर सॉलिडिफाई होता है। ओके, क्लियर हो गई। अब एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो हो गया, पेग्मेटेट हो गया, बेसाल्ट हो गया, वोल्केनिक एसेट्रा, ये क्या है आपके इसी के एग्जांपल्स है इग्निशियस रॉक के। नाउ विल टॉक अबाउट सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं? वर्ड सेडिमेंट्री इज मेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेडिमेंटम, ठीक है। लैटिन वर्ड का एक वर्ड है सेडिमेंटम जिसका मतलब होता है सेटल डाउन हो जाना, ठीक है। उसी से ये सेडिमेंट्री जो है वर्ड निकला है। रॉक्स आर एक्सपोज ड्यू टू डेन्यूडेशनल एजेंट आर ब्रोकन इन फ्रेगमेंट्स। अब देखो, डेन्यूडेशन एजेंट्स होते हैं, डेन्यूडेशन एजेंट्स क्या हो सकते हैं? विंड का एजेंट्स हो सकता है, एयर एजेंट्स हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है। ये एजेंट्स होते हैं, डेन्यूडेशन एजेंट्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये रॉक्स को डेन्यूडेट करते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर उनको तोड़ देते हैं इन फ्रैगमेंट्स, दे एंड देन दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय एजेंट्स एंड डिपोजिट समवेयर एल्स, ठीक है। उसके बाद में इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने के बाद में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके वहां पर डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। These deposits through कॉम्पैक्शन। देखो, ये यहाँ पे एक मटेरियल है, यहाँ पर इसको ब्रेक किया गया, ठीक है। यहाँ पर कोई भी रॉक्स है उसे ब्रेक किया गया और दूसरी जगह यहाँ पर क्या कर दिया गया? डिपॉजिट कर दिया गया, ठीक है। डिपॉजिट कर दिया गया, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर जो है इस पे बनती चली जाती है। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये यहाँ पर डिपॉजिट होना, दैट इज कॉल्ड कॉम्पैक्शन, ठीक है। फोर्स दैट मेक समथिंग मोर डेंस। अब ये क्या होता है? फोर्स मेक दैट, जो कि क्या कर देगा? यहाँ पर इनको, इस मटेरियल को डेंस बना देता है, जो कि फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है ना, एक के बाद एक लेयर बनती जा रही है, तो यहाँ पर फोर्स लगेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है? टर्न इनटू रॉक्स। तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर एजेंट्स हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, ये सारे क्या है? डेन्यूडेशन एजेंट्स होते हैं, जो कि एक मिनरल्स को दूसरी जगह ले जाकर ट्रांसपोर्टिंग करके डिपॉजिट कर देते हैं। और डिपॉजिट करेंगे तो क्या होगा? ये एक के बाद एक लेयर बनती चली जाएंगी, ठीक है। और वहां पर क्या हो जाएगा? ये काफी ज्यादा डेंस हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्पैक्शन कहते हैं। ओके, और ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? लिथिफिकेशन।
ओके जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे, लिथिफिकेशन कहेंगे। हेंस नंबर ऑफ लेयर्स आर ऑफ वेरिंग थिकनेस सीन इन सच रॉक्स। तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी कि बहुत सारी लेयर्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि उसी को हम क्या कहेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स कहेंगे। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो जिस भी रॉक के अंदर, अब देखो यहाँ पर है कोई लाइट है, कोई डार्क है, कोई मोटी है, ठीक है, कोई पतली है, कोई थिन है, कोई थिक है। तो इस तरीके की जो रॉक्स होती हैं इसी को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ये पूरा क्या कहलाता है, आपका लिथिफिकेशन कहलाता है। अब ये किन किन चीज़ों से होता है, ये मैकेनिकली भी हो सकता है, ये ऑर्गेनिकली भी हो सकता है, ये केमिकली भी होते हैं, ठीक है, फॉर्म्स होते हैं। मैकेनिकली इन द सेंस कि ये किसी ना किसी मैकेनिकल एजेंट से बना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे सैंडस्टोन हो गया, है ना, कॉन्ग्लोमरेट हो गया, लाइमस्टोन हो गया। ऑर्गेनिकली का मतलब होता है कि कोई ना कोई ऑर्गेनिकल एजेंट्स होंगे उसके अंदर। तो इसमें क्या बनते हैं, जैसे लाइमस्टोन हो गए, कोल हो गया, चॉक हो गया। ओके केमिकली यानी कि किसी ना किसी केमिकल कंपोजिशन की वजह से ये बना होगा। तो शर्ट्स हो गया, ठीक है, पोटासियम हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स की। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है, मींस चेंजेस ऑफ फॉर्म। जब कोई भी रॉक है जो अपना फॉर्म चेंज कर लेती है तब हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। ओके तो ड्यू टू एक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, देखो इसको हम कहेंगे पीवीटी। पीवीटी चेंजेस की वजह से, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई वॉल्यूम और हाई टेम्परेचर की वजह से जब कोई रॉक है वो अपना फॉर्म चेंज कर लेती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। मेटामॉर्फिज्म occur when the molten magma rising through the crust comes in contact with the crustal rock subjected to great amount of pressure। अब देखिए सपोज करो यहाँ पर कोई मिनरल है, या ठीक है, यहाँ पर कोई रॉक है। अब यहाँ से मैग्मा निकला और यहाँ पर इसको क्या करेगा, इस पर लेयर चढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैग्मा भी तो अपने साथ में बहुत सारे मिनरल्स लेके आएगा, है ना। तो वो क्या होगा, यहाँ पर इसको रिक्रिस्टलाइज करेगा और इन दोनों का क्या होगा, आपस में कांटेक्ट होगा। कांटेक्ट होने की वजह से उसका फॉर्म चेंज होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है। Already consolidated rocks undergoes recrystallization and reorganization of material with organic rocks। तो मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी रॉक है वो यहाँ से मैग्मा बाहर निकला और इसको क्या करेगा, उसके कांटेक्ट में आएगा, ये इसको रिक्रिस्टलाइज करेगा, ठीक है, और इससे कांटेक्ट में आएगा और इसका फॉर्म चेंज कर देगा, उसी को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिज्म। अब देखिए, मैकेनिकल disruption and reorganization of the original mineral within the rocks due to breaking and crushing without any chemical changes is called dynamic metamorphism। अब क्या होता है कि जब मैग्मा बाहर आया, ठीक है, वो किसी न किसी रॉक पे क्या करेगा, प्रेशर डालेगा, ठीक है, हाई टेम्परेचर डालेगा, लेकिन उसको क्या करेगा, रिक्रिस्टलाइज करेगा। अब रिक्रिस्टलाइज करने के बाद अगर उस रॉक की, है ना, केमिकल कंपोजिशन, केमिकली अगर वो चेंज नहीं होता है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म कहेंगे। भाई इस पे हाई प्रेशर डल रहा है, पीवीटी, प्रेशर डल रहा है, वॉल्यूम डल रहा है, टेम्परेचर डल रहा है थ्रू द मैग्मा, है ना, ये अपने साथ में कुछ ना कुछ तो लेके आएगा ना, इसके पर प्रेशर डालेगा, वॉल्यूम डालेगा, हाई टेम्परेचर डालेगा, तो इसको रिक्रिस्टलाइज कर देगा, क्रिस्टलाइज कर देगा, तो यहाँ पर इसका फॉर्म चेंज होगा। लेकिन अगर क्रशिंग अगर होती है उसमें केमिकल चेंजेस नहीं होते, अगर, ठीक है, अगर इसका केमिकल चेंज नहीं होगा तो ये क्या कहलाएगा, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म कहलाएगा, ठीक है। द मटेरियल केमिकली अल्टर एंड रिक्रिस्टलाइज ड्यू टू थर्मल मेटामॉर्फिज्म। अब देखो ये अगर होता है, अगर इसमें केमिकल कंपोजिशन होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, थर्मल मेटामॉर्फिज्म कहेंगे। 2 टाइप्स के होते हैं थर्मल मेटामॉर्फिज्म, कौन कौन से होते हैं, कॉन्टैक्ट एंड थर्मल मेटामॉर्फिज्म, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म एंड थर्मल मेटामॉर्फिज्म। अब देखो कॉन्टैक्ट का मैं बता देती हूँ, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, द रॉक्स कम इन कॉन्टैक्ट विद
हॉट इंट्रोड्यूसिंग मैग्मा एंड लावा। अब रॉक जो होती है वो किसके कांटेक्ट, अब यहाँ पर वर्ड कांटेक्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, मैग्मा है, अपने साथ में मिनरल्स लेके आएगा, ठीक है, मैग्मा भी तो अपने साथ में मिनरल्स लेके आएगा, वो आपस में इन दोनों का क्या होगा, कांटेक्ट होगा, ठीक है, दोनों क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, तो इसी से ये बना है आपका, ये इसके कांटेक्ट होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, रिक्रिस्टलाइज होगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। एंड द रॉक मटेरियल रिक्रिस्टलाइज अंडर हाई टेम्परेचर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मैग्मा की वजह से हाई टेम्परेचर भी तो लग रहा है, ठीक है, मैग्मा तो गर्म है ना, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर इसके ऊपर लग रहा है, न्यू मटेरियल्स फ्रॉम मैग्मा आर एडेड टू रॉक्स। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये जो मैग्मा है, मैग्मा अपना जो नए नए मटेरियल्स है वो इसमें क्या कर देंगे, मैग्मा ऐड कर देगा रॉक्स के अंदर, ठीक है, यहां से ध्यान से समझना, मैग्मा क्या करेगा, अपने साथ में जितने भी मटेरियल्स लेके आएगा वो उस रॉक्स के अंदर रिक्रिस्टलाइज, ये रॉक्स क्या हो गई, ये रिक्रिस्टलाइज होगी ना, ठीक है, अब यहाँ पर उसके साथ में मैग्मा के साथ में बहुत सारे अदर मिनरल्स भी आएंगे और ये आपस में क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे और एक नया मिनरल फॉर्म होगा, इसी को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। समझ में आ गया यहाँ पर। रीजनल मेटामॉर्फिज्म, अब देखिए रीजनल मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है, रॉक्स अंडरगो रिक्रिस्टलाइजेशन ड्यू टू डिफॉर्मेशन बाय टेक्टोनिक शेयरिंग एंड हाई टेम्परेचर या प्रेशर और बोथ, ठीक है, अब देखो अगर रिक्रिस्टलाइजेशन होता है रॉक्स का किसकी वजह से, टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से अगर होता है, या हाई टेम्परेचर की वजह से होता है, या प्रेशर और टेम्परेचर दोनों की वजह से अगर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रीजनल मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। इन सम रॉक्स मिनरल ग्रेन्स आर अरेंज इन लेयर और लाइंस, ठीक है, अब कई जगह क्या होता है कि जो मिनरल्स होते हैं, है ना, उसके अंदर जो ग्रेन्स होते हैं वो कई बार इस तरीके से लाइंस में अरेंज होते हैं, इस तरीके से लाइंस में अरेंज होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, लिनिएशन या फोलिएशन बोलेंगे। अभी मैं डायग्राम से आपको बताऊंगी कि लिनिएशन और फोलिएशन क्या होता है। सम टाइम मिनरल्स मटेरियल्स get arranged in alternate thin or thick and thin layers appearing in light and dark shades called bending। अब देखो कई बार क्या होता है कि जितने भी मिनरल्स होते हैं उसके अंदर कई जगह आपको दिखेगा कि जो अरेंजमेंट होता है मिनरल्स का वो थिक होता है या थिन होता है, लेयर्स के अंदर अरेंजमेंट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बेंडिंग कहते हैं, या और उन रॉक्स को क्या कहा जाता है, बेंडेड रॉक्स बोला जाता है। अब मैं इसको डायग्राम से आपको दिखा देती हूँ। अब ये देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोई जो है थिन है, कोई थिक है, ठीक है, इस तरीके से कोई डार्क है, कोई लाइट है, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये क्या होते हैं, मेटामॉर्फिज्म रॉक्स कहते हैं इसको। फॉर एग्जांपल फ्लाइट हो गया, स्लेट हो गया, मार्बल हो गया, वो इसी के एग्जाम्पल्स होते हैं, लेयर्स बनी होती हैं, ठीक है, एक मोटी है, कोई पतली है, कोई डार्क है, कोई लाइट है, तो वो किसके एग्जाम्पल्स हो गए आपके, वो हो गए आपके बेंडेड रॉक्स के हो गया, ठीक है, बेंडेड रॉक्स का एग्जाम्पल हो गया। प्रोसेस ऑफ फोलिएशन एंड लिनिएशन, देखो मैंने जैसा कि बताया आपको कि जो मिनरल्स होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, वो ग्रेन्स का जो अरेंजमेंट होता है वो लाइंस में होता है ना, तब उसको हम क्या कहेंगे, फोलिएटेड कहेंगे। अगर जो ग्रेन्स का अरेंजमेंट इरेगुलर मैनर में होता है, लाइंस में नहीं होता है, ये देखो यहाँ पर किसी तरीके की लेयर्स नहीं होती है, तो इसे क्या कहेंगे, नॉन फोलिएटेड कहेंगे। ओके, ग्रेन्स मिनरल्स अरेंज इन लेयर लाइंस, अगर लेयर लाइंस के अंदर अरेंज है तो दैट इज कॉल्ड फोलिएटेड, और ग्रेन्स जब अरेंज नहीं होते हैं लाइंस में दैट इज कॉल्ड नॉन फोलिएटेड। बेंडिंग रॉक्स, देखिए मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन अल्टरनेटिंग थिन और टू थिक लेयर्स अपीयरिंग इनटू डार्क एंड लाइट शेड। जब भी कोई मिनरल्स, देखिए ये लाइट, ये इस तरीके से बेंडेड रॉक्स में होती है कि जो लेयर्स होती हैं वो कई मोटी होती है, कोई पतली होती है, कोई डार्क होती है, कोई लाइट होती है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, बेंडिंग कहेंगे। ओके, इन मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये किसमें होती हैं, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, ठीक है, और इस तरीके के जो रॉक है उसे हम बेंडेड रॉक्स बोलते हैं। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका रॉक साइकिल। अब देखिए रॉक साइकिल अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन
which is a continuous process through which ओल्ड रॉक्स आर ट्रांसफर्ड इनटू न्यू वंस। ये रॉक साइकिल एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर नई रॉक्स जो होती हैं वो ओल्ड, और ओल्ड रॉक्स जो होती हैं नई रॉक्स के अंदर इसका फॉर्मेशन जो होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस में होता रहता है। इग्निशियस रॉक्स कैन बी चेंज टू मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखो इग्निशियस रॉक्स जो होती हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बन जाती हैं, है ना। द फ्रेगमेंट्स डिराइव्ड आउट ऑफ इग्निशियस रॉक्स, अब जो इग्निशियस रॉक्स होते हैं जितने भी वो एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये दोनों ही रॉक्स जो होती हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर भी कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स देमसेल्फ कैन टर्न फ्रेगमेंट्स एंड कैन बी द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। अब देखो सेडिमेंट्री रॉक्स खुद भी अपने आप को चेंज करके एक सोर्स बनता है सेडिमेंट्री रॉक्स का। The crystal rocks once formed can be carried down to mantle by subduction। अब जो क्रिस्टल रॉक्स होती हैं, है ना, वो क्या करती हैं, अपने मेंटल में सबडक्शन उसका हो जाता है और उसकी वजह से प्रोसेस मेल्टिंग हैपन्स। अब क्या होता है, जब नीचे सबडक्शन हो जाएगा तो वो मैग्मा बन जाएगा, क्योंकि वहां पर तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है। एंड अगेन फॉर्म इनटू मॉल्टन मैग्मा इग्निशियस रॉक। फिर क्या बनेगा, मॉल्टन मैग्मा बन जाएगा और फिर बाहर आकर क्या हो जाएगा, वापस से सॉलिडिफाई हो जाएगा, और सॉलिडिफाई होने के बाद में क्या बन जाएगी, इग्निशियस रॉक बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो साइकिल है वो पूरा चलता रहता है। मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ, एक बार देखें। अब यहाँ पर देखो, ये इग्निशियस रॉक है, यहाँ से मैग्मा का क्रिस्टलाइजेशन हुआ, इग्निशियस रॉक बनी, इग्निशियस रॉक का इरोजन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, डिपोजिशन हुआ, तो क्या बन गया, सेडिमेंट्री रॉक्स बन गया, ठीक है। अगर सेडिमेंट्री रॉक्स मेल्ट होता है तो क्या हो जाएगा, वापस से मैग्मा बन जाएगा, ओके। देन सेडिमेंट्री रॉक्स पे प्रेशर और टेम्परेचर लगेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर मेटामॉर्फिक रॉक्स मेल्ट होती है तो वापस से मैग्मा बन जाएगा, वापस से क्रिस्टलाइजेशन होगा और इग्निशियस रॉक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इग्निशियस रॉक्स पे प्रेशर और टेम्परेचर अगर लगता है तो वो भी मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएगी, ओके। मेटामॉर्फिक रॉक्स का अगर इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन होता है तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएगी। तो ये जो एक किसी भी रॉक का है, किसी भी फॉर्म के अंदर इसका फॉर्मेशन हो सकता है, किसी में भी ये चेंज हो सकती है। ये जो साइकिल है ये कंटिन्यू चलती रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं। होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल दिस चैप्टर। कोई भी क्वेरी है आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर, समझ में आया आप लोगों को? ये इसकी जो पूरी पीपीटी है वो आप लोगों को मैं भेज दूंगी, उससे आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा।